सिर्फ 3000 सिपाही और उन्होंने 50,000 की फौज को शिकस्त दे दी। लेकिन असली कहानी ये नहीं है। असली कहानी ये है कि एक प्राइवेट कंपनी जिसका मालिक कोई बादशाह ना था, उसने पूरा हिंदुस्तान गुलाम बना लिया। आज की एप्पल, गूगल, अमेज़न सब मिलाकर भी इतनी ताकतवर नहीं थी जितनी ये अकेली कंपनी थी। बात शुरू होती है 31 दिसंबर 1600 से लंदन में। क्वीन एलिजाबेथ I ने एक कागज पर दस्तखत किए। उस कागज का नाम था रॉयल चार्टर और इसका फायदा मिला लंदन के 218 ताजरों को। इन लोगों को एक काम मिला, हिंदुस्तान और मशरिक से तिजारत करना। लेकिन ये कोई मामूली इजाजत ना थी। चार्टर ने इन्हें हक दिया जंग करने का, अपनी फौज रखने का, अपने कॉइन्स बनाने का। सोच कर देखिए, एक निजी कारोबारी कंपनी, लेकिन असल में एक मुल्क के बराबर ताकत। शुरू में कंपनी का मकसद सिर्फ मसाले थे, काली मिर्च, लौंग, इलायची। ये चीजें यूरोप में सोने के बराबर सेल होती थी। लेकिन डच लोगों ने ईस्ट इंडीज पर कब्जा कर लिया था, तो अंग्रेज किसी और तरफ देखने लगे और उनकी नजर पड़ी हिंदुस्तान पर। मुगल सल्तनत उस वक्त अपने उरूज पर थी, दुनिया की सबसे दौलतमंद सरजमीन। अब देखिए, एक छोटी सी तिजारती कंपनी ने इस मुल्क के साथ क्या किया। पहले कंपनी ने सिर्फ तिजारती मराकज़ बनाए। 1639 में मद्रास, 1668 में बॉम्बे, 1690 में कलकत्ता। ये शहरों के बीज थे, लेकिन हर फैक्ट्री के पीछे एक छोटी सी फौज खड़ी थी। और ये फैक्ट्री कोई मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री ना थी। यहाँ फैक्ट्री का मतलब था तिजारती गोदाम, जहाँ हिंदुस्तानी माल जमा किया जाता और यूरोप भेजा जाता। और यहीं से आता है पहला हैरानकुन सच। कंपनी ने हिंदुस्तानियों को ही भर्ती करना शुरू कर दिया। इन्हें सिपाही कहा जाता था। वो लोग अपने ही मुल्क के लोगों पर हथियार उठाते थे, सिर्फ तनख्वाह के लिए। और कंपनी की फौज, सिर्फ फौज, एक वक्त में 2,60,000 सिपाहियों तक पहुंच गई। ये ब्रिटेन की अपनी फौज से दुगनी थी। सोच कर देखिए, एक कारोबारी कंपनी के पास अपने मुल्क से बड़ी फौज, ये कोई मामूली बात नहीं। औरंगजेब की वफात के बाद 1707 में मुगल सल्तनत टूटने लगी। सूबा सूबा अलग होने लगा। बंगाल, हैदराबाद, अवध सब खुद को खुद मुख्तार समझने लगे। और यही कंपनी ने अपना असल खेल खेला। वो हर लड़ाई में किसी एक तरफ खड़ी हो जाती, हथियार बेचती, पैसा कर्ज देती और बदले में जमीन लेती। लेकिन आगे जो हुआ वो इससे भी बढ़कर है, एक ऐसा धोखा जो पूरी तारीख बदल देगा। बंगाल उस वक्त दुनिया के सबसे दौलतमंद इलाकों में से एक था। रेशमी कपड़ा, चावल, मसाले, सोना सब कुछ वहीं था। बंगाल अकेला उस वक्त आज के फ्रांस से ज्यादा पैदावार करता था। और 1756 में वहां एक नया नवाब आया, नाम सिराजुद्दौला, उम्र सिर्फ 23 साल। वो कंपनी से नाराज था। क्यों? क्योंकि अंग्रेज बगैर इजाजत कलकत्ता में किले बना रहे थे। सिराज ने कलकत्ता पर हमला किया, अंग्रेज भाग गए। लेकिन मद्रास से एक शख्स आया, उसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। पहले वो कंपनी का मुंशी था, फिर सिपाही बना और अब एक पूरी जंग का सिपहसालार। 23 जून 1757, मकाम पलासी, बंगाल। यहाँ जो हुआ उसने अगले 200 साल का फैसला कर दिया। एक तरफ सिराजुद्दौला की फौज, 50,000 सिपाही, 16,000 घोड़सवार, 50 तोपें, फ्रेंच माहिर तोपची। दूसरी तरफ रॉबर्ट क्लाइव, सिर्फ 3,000 सिपाही, जिनमें से 2,100 हिंदुस्तानी सिपाहीज थे और सिर्फ 800 अंग्रेज, 10 तोपें। हिसाब के हिसाब से ये जंग सिराज को जीतनी चाहिए थी। लेकिन प्लासी को जंग नहीं कहते, इसे कहते हैं साजिश। क्लाइव ने पहले ही सिराज के सबसे बड़े सिपहसालार को खरीद लिया था, नाम मीर जाफर। वादा, अगर तुम जंग में खड़े हो जाओ, कुछ ना करो, तो हम तुम्हें बंगाल का नवाब बना देंगे। 5 जून 1757 को एक लिखा हुआ मुआहिदा बना। मीर जाफर ने दस्तखत किए और जब जंग शुरू हुई, उसकी पूरी फौज खड़ी रही, बिल्कुल खड़ी, लड़ाई में हिस्सा ही नहीं लिया। सोच कर देखिए, 50,000 सिपाही और उनका अपना सिपहसालार पीछे से खंजर मार रहा है। सिराज भाग गया, पकड़ा गया। मीर जाफर के बेटे ने उसे कत्ल कर दिया और क्लाइव, वो बंगाल का असल हुक्मरान बन गया। मीर जाफर सिर्फ नाम का नवाब था, एक कठपुतली। और कंपनी अब सिर्फ ताजिर नहीं थी, अब वो एक मुल्क की मालिक थी।
हिंदुस्तान के सबसे दौलतमंद सूबे की मालिक, और यहाँ से लूट मार शुरू हुई। प्लेसे के फौरन बाद क्लाइव ने बंगाल के खजाने से लाखों का माल निकाला। सिर्फ क्लाइव को जाती तौर पर तकरीबन 2,34,000 पाउंड्स मिले। ये आज के हिसाब से करोड़ों पाउंड है। कंपनी के अफसरान ने अपने आप को ऐसा दौलतमंद बना लिया कि इंग्लैंड में उनके लिए एक नया लफ्ज बना, नॉब, यानी वो हिंदुस्तान से लूटकर करोड़पति बनकर आए। ये लम्हा सिर्फ बंगाल का ना था, ये दुनिया का तारीखी मोड़ था। एक कंपनी ने एक मुल्क खरीद लिया और किसी ने उसका हिसाब नहीं लिया। प्लेसे के बाद कंपनी की भूख और बढ़ गई। 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुई। यहाँ कंपनी ने मुगल बादशाह शाह आलम II को भी शिकस्त दे दी और 1765 में मुगल बादशाह ने कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी हक दे दिया, यानी टैक्स जमा करने का पूरा इख्तियार। अब कंपनी के पास फौज भी थी और टैक्स जमा करने का हक भी। सोच कर देखिए, एक अंग्रेजी कंपनी हिंदुस्तानी किसानों से टैक्स ले रही थी और वो पैसा लंदन जा रहा था। और यहीं आता है सबसे दर्दनाक हिस्सा। प्लेसे के सिर्फ 12 साल बाद 1769 से 1770 के बीच बंगाल में कहत पड़ गया। आसमानी आफत, सिर्फ आधी सच्चाई। असल में कंपनी ने टैक्स इतना बढ़ा दिया था कि किसानों के पास खाने के लिए अनाज नहीं बचा। कंपनी के अफसरान खुद अनाज जमा करके ऊंचे दामों पर बेचने लगे। अंदाजा है कि 10 लाख से 1 करोड़ तक लोग मर गए। बंगाल की तीसरी हिस्सा आबादी खत्म हो गई और उसी कहत के साल 1770 कंपनी लंदन में 10 करोड़ पाउंड्स का मुनाफा भेज रही थी। याद रखिएगा, जिस वक्त बंगाल के लोग भूख से मर रहे थे, कंपनी ने टैक्स कम नहीं किया बल्कि बढ़ा दिया। रॉबर्ट क्लाइव खुद 1 करोड़पति बन गया। उसे हर साल 90,000 पाउंड मिलते थे, आज के हिसाब से तकरीबन 93 लाख पाउंड। वापस लंदन में उसे लॉर्ड क्लाइव कहा जाने लगा, लेकिन 1774 में उसने खुदकशी कर ली, यानी शायद वो भी अपने किए गए काम से बच न सका। और कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। कंपनी ने एक नया कारोबार शुरू किया, ओपियम। बंगाल में ओपियम उगाना और चाइना में स्मगल करना। 1797 तक कंपनी हर साल 4,000 चेस्ट्स ओपियम चाइना भेज रही थी। लाखों चाइनीज नशे के आदी हो गए और जब चाइना ने ओपियम बंद करने की कोशिश की तो अंग्रेज ने जंग कर दी। ये ओपियम वॉर्स थी 1839 और 1856 में। हांगकांग उसी वक्त अंग्रेज के कब्जे में आया और कंपनी का सबसे बड़ा दुश्मन था एक शख्स, टीपू सुल्तान, मैसूर का हुक्मरान। उसने कंपनी के खिलाफ 4 जंगें लड़ी। 1799 में सेरिंगापतम की जंग में टीपू सुल्तान शहीद हो गया। उसका सोने का तख्त, जिस पर याकूत और हीरे लगे थे, टुकड़े टुकड़े करके अंग्रेज अफसरान अपने घर ले गए। कंपनी चलती रही 1857 तक। फिर हिंदुस्तान में बगावत हुई। कंपनी के अपने सेपोज ने ही बगावत कर दी। अंग्रेज हुकूमत ने देखा कि एक निजी कंपनी इतनी खतरनाक हो गई है कि उसे रोकना लाजमी है। 1858 में कंपनी से हिंदुस्तान ले लिया गया और 1874 में, यानी बुनियाद रखने के 274 साल बाद, कंपनी हमेशा के लिए बंद कर दी गई। याद रखिए शुरू का सवाल कि एक कंपनी ने पूरा मुल्क खरीद लिया। वो कंपनी आज मौजूद नहीं, लेकिन उसका असर है। माहिर माशियात उत्सा पटनायक की तहकीक के मुताबिक अंग्रेज ने हिंदुस्तान से तकरीबन $45 ट्रिलियन की दौलत निकाली। ये आज के यूके की मईशत से भी ज्यादा है। और आज दुनिया की बड़ी कॉर्पोरेशंस एप्पल, अमेज़न, गूगल, सब ने वही जॉइंट स्टॉक कंपनी का तरीका अपनाया है जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने शुरू किया था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो एक और कहानी आपको जरूर सुननी चाहिए, टीपू सुल्तान। वो एक शख्स था जो अकेला ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने खड़ा हुआ। मैसूर के टाइगर की पूरी कहानी आपको चैनल पर मिलेगी। और अगर आप ऐसी सच्ची तारीखी कहानियां हर हफ्ते सुनना चाहते हैं जहां हकायक सामने आते हैं कहानी की तरह, तो सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।